हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 19 एंड 20 दिसंबर 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर। तो आपने वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है क्योंकि यहाँ पे आप दो बेस्ट इमेजेस को देख रहे हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर्स को हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 19 एंड 20 दिसंबर 2021 का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, वो है इंडिया का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमाना जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेंटर जो है वो जजिस के ऊपर प्रेशर जो है वो कम करेगा, मतलब जो कोर्ट में केसेस हैं उनकी पेडेंसी को कम कर देगा। और ये खोला गया है, एग्जैक्ट प्लेस दोस्तों हैदराबाद है। अगर आपको एग्जामिनर एग्जैक्ट प्लेस पूछ ले और अगर आपको स्टेट पूछ ले तो हैदराबाद आपको पता है कि कहाँ पे है, तेलंगाना के अंदर। तो याद रखना है, कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है किसने इसका उद्घाटन किया है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमाना जी ने इसका उद्घाटन किया है। यह है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। और ये आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि 2 पार्टीज के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो हम एक थर्ड पार्टी को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे जो दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन या मीडिएशन। तो आप देख सकते हैं कि ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर जो है, ये जितने भी इश्यूज हैं 2 पार्टीज के बीच में, या आप कह सकते हो जजिस कम होने के कारण जो है वो डेट आगे चली जाती है, जिसके कारण हम इसको यहीं पे बाहर ही हम कोर्ट के सेटल कर सकते हैं। कोर्ट के बाहर ही सेटल करने को हम क्या कहते हैं कि किसी आर्बिट्रेशन या किसी मीडिएशन के थ्रू हमने उसको सॉल्व कर दिया। और ये इंटरनेशनल जो सेंटर होगा ये कमर्शियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ जो लोगों के बीच में, 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है उसको भी ये आपस में खत्म कर देगा इस मीडियोकर की हेल्प से। और ये स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से और एशियन कंट्रीज को भी साथ में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इससे इंडिया की एक इमेज जो है वो थोड़ी सी सुधर सकती है, हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया की एक इमेज बनी हुई है कि यहाँ पे केसेस बहुत लंबे समय तक चलते हैं और उसको सॉल्व होने में टाइम लग सकता है। लेकिन ये आर्बिट्रेशन सेंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को जल्दी खत्म कर सकते हैं और इस इमेज को सुधार सकते हैं। और इसका मतलब इसमें एक तो खर्चा कम होगा, लेस एक्सपेंडिचर है इसमें।
इवन आप कह सकते हो कि इसमें डिले नहीं होगा क्योंकि ये जल्दी से जल्दी सॉल्व किए जाएंगे, तो जो इमेज है वो इंडिया की यहाँ से सुधर सकती है। तो आपने याद रखना है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेंटर कहाँ पे खोला जा रहा है, तेलंगाना हैदराबाद के अंदर खोला गया है, और इसका उद्घाटन जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। क्वेश्चन क्या है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 की कौन सी जगह पे हुई है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने याद रखना है ये उज्बेकिस्तान में हुई है, मतलब मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ, ताशकंद की बात कर रहा हूँ। तो दो यहाँ पे वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है, एक हुई है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एक हुई है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। दोनों ही कहाँ पे हुई है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। और इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं इस चैंपियनशिप के अंदर, कॉमनवेल्थ के अंदर? 16 मेडल जो है वो इंडिया ने जीते हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो गोल्ड मेडल हैं, 7 सिल्वर मेडल हैं और 5 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। और जो 4 गोल्ड मेडल जीते हैं ये 4 प्लेयर हैं। मेंस कैटेगरी में 3 लोगों ने जीता है, जेरेमी, अचिंता और एक हमारे पास अजय हैं। इन्होंने तीनों ने जो है वो मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। वुमेन का नाम पूछा जा सकता है क्योंकि वन एंड ओनली है पूर्णिमा पांडे, जिन्होंने 87 केजी कैटेगरी में ये ब्रॉन्ज मेडल जो है गोल्ड मेडल जो है वो जीता है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के अंदर। जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ताशकंद है। टोटल मेडल एग्जामिनर पूछ सकता है, 16 मेडल इन्होंने जीते हैं। लेकिन दोस्तों एक और खास बात है कि ये चारों के चारों प्लेयर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इसका मतलब ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाली हैं 2022 में, कहाँ पे होने वाली हैं? यूनाइटेड किंगडम में। एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बर्मिंघम है, वहां पे होने वाली है। तो उसके लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुके हैं ये चारों के चारों। और अगर मैं आपको बात करूं वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की, तो अभी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की। इसमें एक इंडिया के प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है और उनका नाम क्या है? विंध्या रानी देवी। तो याद रखोगे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों, और 55 केजी कैटेगरी में इन्होंने जीता है। और कौन सा इवेंट था? ये था क्लीन एंड जर्क इवेंट, क्लीन एंड जर्क इवेंट। इस कैटेगरी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ओनली इंडिया की एक ही मेडलिस्ट है जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 के अंदर जीती हैं गोल्ड मेडल। और ये भी कहां पे हुई है प्रतियोगिता? ये भी ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर हुई है। तो याद रखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि एक तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एक कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, दोनों ताशकंद में हुई है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में एक ही जो है वो गोल्ड मेडल हमारे पास आया है, और वो किसने जीता है? वो जीता है विंध्या रानी ने। और कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर 4 गोल्ड मेडल हैं, जिसमें से एक वुमेन है पूर्णिमा पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। और रिसेंट रिलेटेड न्यूज में भी आप एक याद रख सकते हो, वो क्या याद रखोगे? वो है कि इंडिया ने 2 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल नहीं, 2 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड है, एक ब्रॉन्ज है। और ये कौन सी चैंपियनशिप है दोस्तों? ये है हमारे पास एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसमें इंडिया ने 2 मेडल जीते, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल। ये भी कहां पे हुई है? ताशकंद के अंदर। तो इसका मतलब 3 टूर्नामेंट ताशकंद के अंदर आप आराम से याद रख सकते हो। और इंडिया का इस एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर रैंक जो है वो कौन सा था? 8th रैंक था। और सबसे टॉप पे था चाइना और दूसरे नंबर पे था इसमें ईरान। याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको ऑर्गेनाइज करने वाली है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? ल्यूसान के अंदर आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा, जो कि कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर। तो सारी चीजें याद रखनी है जितनी मैंने बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ कितनी है, जिसका फाउंडेशन स्टोन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रखा है रिसेंटली? यूपी में चुनाव है, सब लोगों को पता है कि 2022 में 5 स्टेट्स में चुनाव है। एक तो पंजाब है, एक उत्तराखंड है हमारे पास, एक यूपी है, एक मणिपुर है दोस्तों, एक गोवा है। तो इन 5 स्टेट्स में चुनाव है। तो कुछ ना कुछ जो है वो आप कह सकते हो इन स्टेट्स में अब चलता रहेगा, जब तक जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट नहीं होता, जब तक चोन जाब्ता जो है वो स्टार्ट नहीं होता। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन रख दिया, और इसकी टोटल लेंथ दोस्तों है 594 किलोमीटर। और इसको कितनी लागत से बनाया जाएगा? याद रखना है, ये 6 लेन रोड बनेगी, और ये टोटल लागत होगी इसकी 36,200 करोड़ रुपया। और इसका फाउंडेशन स्टोन जो है बेसिकली रखा गया है शाहजहानपुर। तो ये याद रख सकते हो, शाहजहानपुर। और ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा पूरे इंडिया का, गंगा एक्सप्रेसवे। और ये ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी को आपस में जोड़ेगा, दोनों को आपस में क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। और इसमें 3.5 किलोमीटर की एक एयर स्ट्रिप भी बनाई जा रही है, ताकि कभी कोई युद्ध चल रहा है किसी कंट्री के साथ, कोई भी आपातकालीन स्थिति है, तो उस स्थिति में हम वहां पे एयर फोर्स के जो प्लेन्स हैं उनको वहां पे लैंड भी करवा सकते हैं, वहां से वो उड़ान भी भर सकते हैं। तो 3.5 किलोमीटर की एक लंबी एयर स्ट्रिप भी जो है वो इसके अंदर निर्माण की जा रही है, और वो कहां पे की जा रही है? शाहजहानपुर। इसलिए इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो कहां पे रखा गया है? शाहजहानपुर। और इसके आसपास जो है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी जो है वो बिल्ड किया जाएगा, ताकि
आने जाने में, सामान को इधर उधर भेजने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो एक बहुत ही खास एक्सप्रेसवे है इंडिया के लिए, गंगा एक्सप्रेसवे इसका नाम रखा गया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काकोरी कांड से जुड़े हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। काकोरी कांड सबको पता है, काकोरी इंसिडेंट सबको पता है। इसमें जुड़े हुए जो लोग थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें अशफाक उल्ला खान, सब बच्चों को पता है, अशफाक उल्ला खान, और एक ठाकुर, ठाकुर रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, इनका नाम शायद बच्चों को ना पता हो, लेकिन इन तीनों की जो एनिवर्सरी है, उनका शहीदी दिवस जो है वो 19 दिसंबर को मनाया गया, जिसके कारण प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस ककौरी कांड में श्रद्धांजलि, अपनी जान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि प्रदान की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है याद रखनी है आपने। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। उस प्रोजेक्ट का आपने नाम बताना है जिसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है, ताकि हम स्किल्स प्रोवाइड कर सकें, ताकि कोई भी जॉब लेने में दिक्कत ना आए और उनको छोटे छोटे काम करके जो है वो जॉब मिल सके और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम चल रही है उसको हम खत्म कर सकें। और इस प्रोजेक्ट का दोस्तों नाम क्या है? एम्बर प्रोग्राम, याद रखोगे। और इसमें एम्बर का मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मिशन। एम का मतलब हो गया मिशन, फॉर, बी का मतलब हो गया बेटर, ई का मतलब हो गया एम्प्लॉयमेंट, एंड आर का मतलब हो गया रिटेंशन। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा मिशन है जिसमें हम बहुत ही अच्छी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको लंबे समय तक ये एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। इस जो पूरे प्रोजेक्ट का नाम है वो है एम्बर प्रोजेक्ट। इसको एक तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चला रहा है, एक जनरेशन इंडिया फाउंडेशन जो है वो साथ में चला रहा है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो है वो 30,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 50% के आसपास जो है वो वोमेन होंगी, मतलब 15,000 इसमें मेन, 15,000 जो है वो औरतें होंगी जिनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और ये ट्रेनिंग प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास में प्रोवाइड की जाएगी, जो कि 70 डिस्ट्रिक्ट्स में है, जो कि कोविड से रिलेटेड जॉब रोल्स भी साथ में दिए जाएंगे, ताकि कल को अगर कोई और प्रॉब्लम आती है, ऐसी और कोई बीमारी आती है, ऐसा और कोई हमारे पास प्रॉब्लम आता है, तो उसमें ये लोग जो है वो काम कर सके, इनकी जॉब जो है वो ना जा सके, वो किसी भी तरह की जॉब जो है वो हो सकती है। और इसीलिए आपने याद रखना है, इसमें स्किल जो है वो यूथ को प्रोवाइड की जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, हायर क्वालिटी स्किल अगर किसी के पास पहले है उसको अपग्रेड किया जाएगा स्किल को, और साथ ही साथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को खत्म किया जाएगा। और दोनों ऑर्गेनाइजेशन के नाम जो है वो याद रखने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना दोस्तों 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके जो चेयरमैन है वो है AM नाइक। कौन है? AM नाइक, याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक लिखी है इंडिया एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इंडिया एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये किसने लिखी है? और ये बुक दोस्तों लिखी है डॉक्टर रेखा चौधरी ने। तो आंसर याद रखना है, डी इसका आंसर होगा। और इसमें खास बात है कि इस बुक के अंदर आप इस चेहरे को देखो जिन्होंने साथ में इस बुक को लॉन्च किया है। ये कौन है? ये है महाराष्ट्र के गवर्नर। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? ये है हमारे पास भगत सिंह किशोरी जी। तो भगत सिंह किशोरी जी ने भी इस बुक के इवेंट के अंदर हिस्सा लिया और इस बुक का उद्घाटन किया। और डॉक्टर रेखा चौधरी ने इस बुक को लिखा है। इसका मतलब क्या है इस बुक का, क्यों इस बुक को लिखा गया? इस बुक के माध्यम से ये लोगों को बताया गया कि जो ह्यूमन बीइंग है, अगर हम अपनी नेचर के क्लोज रहते हैं, लाइक हम जो भी हमारी नेचर है, पहाड़ हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारा जो भी इन्वायरमेंट है, अगर उसके आसपास रहते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो चुका है, जिसके कारण लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, काम जो है वो कम कर पा रहे हैं, जल्दी थक जाते हैं। तो नेचर को रिस्टोर करना होगा। अगर रिस्टोर कर देंगे तो हमारी काम में भी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा निकलेगी। तो इसलिए अगर प्रोडक्टिविटी को दोबारा से रिवाइव करना है, दोबारा से हमने उठाना है, अच्छा काम करना है, तो हमें नेचर को उठाना होगा। तो इसी बुक के थ्रू ये बताया गया है। और एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस का मतलब ये है कि पुराने जो इन्वायरमेंट था जिसमें हम पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, तो उसके थ्रू हम अपने काम में भी उसको देख सकते हैं। और डॉक्टर रेखा चौधरी वैसे भी बहुत ही रिसर्च वर्क लिख चुकी हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन जहाँ पे जो 3 नाम और देख रहे हो, अयाज मेनन का आप नाम देख रहे हो, इन्होंने एक बुक लिखी है क्रिकेट के ऊपर, जिस बुक का नाम क्या है? इंडियन इनिंग्स। याद रखोगे क्या नाम है? इंडियन इनिंग्स। इंडियन इनिंग्स इस बुक के अंदर 1947 के बाद क्रिकेट के बारे में लिखा हुआ है। मरूफ राजा ने एक बुक लिखी कंटेस्टेड लैंड। याद रखोगे, कंटेस्टेड लैंड। ये बुक में इंडिया चाइना और उनका जो बाउंड्री का डिस्प्यूट है उसके बारे में लिखा हुआ है। सलमान खुर्शीद बहुत ही सीनियर लीडर, और इन्होंने बुक लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या। सनराइज ओवर अयोध्या। तो अयोध्या से जो है वो किस तरह से आगे बढ़े हम, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। तो तीनों ही ऑथर अपने आप में बहुत ही फेमस हैं और इनकी बुक्स भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेट फेस्टिवल मनाया गया जिसका नाम था लोक रंग 2021, और ये फेस्टिवल जो है
कौन सी स्टेट ने मनाया? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि लोक रंग फेस्टिवल पिछले 2 सालों से जो है वो मनाया नहीं गया, कोविड-19 की सिचुएशन के चलते हुए इसको नहीं मना पाए, लेकिन अब दोबारा से जो है वो इसको स्टार्ट किया गया। 11 दिन का ये फेस्टिवल और ये 24th नंबर का फेस्टिवल है और ये मनाया राजस्थान स्टेट ने। और ये कहाँ पे मनाया गया दोस्तों? इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। 11 दिन का फेस्टिवल है, ये 26 दिसंबर को फेस्टिवल जो है वो खत्म होगा। इसमें अलग अलग तरह के फोक आर्टिस्ट आप कह सकते हो, जो अलग अलग श्रेणियों से बिलोंग करते हैं, जो हैं इसमें आएंगे, अलग अलग स्टेट से आएंगे और अपनी कला का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। इसमें हाथ से बनाने वाले बुनकर आएंगे, इसमें जो है वो हाथ से बर्तन बनाने वाले होंगे, इसमें जो है वो हैंडीक्राफ्ट मतलब अलग अलग चीज़ें बनाने वाले, या फिर जो अलग अलग फोक ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को प्रदर्शित करेंगे, तो वो यहाँ पे शामिल होंगे। और बहुत सी स्टेट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो ऑलरेडी किया है। तो लोकरंग फेस्टिवल राजस्थान ने रिसेंटली मनाया है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा। और यहाँ पे रिसेंटली एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, रामगढ़ टाइगर रिजर्व। अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे आपको सरिस्का मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रणथंभौर मिल जाएगा, बहुत ही फेमस रामगढ़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे राजस्थान में हैं। नेक्स्ट, एक नई जनरेशन की अग्नि मिसाइल लॉन्च की गई है, उसका टेस्ट किया गया है बेसिकली, जिसका नाम है अग्नि पी या अग्नि प्राइम कह सकते हैं। एग्जामिनर आपको पी का मतलब पूछ सकता है, तो याद रखना प्राइम मिसाइल है ये। इसकी रेंज बतानी है, क्योंकि अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 ये तो सबने सुनी हुई होंगी। ये नई मिसाइल, एडवांस मिसाइल है, इसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो इसको अग्नि पी नाम दिया गया है। और इसकी रेंज है दोस्तों 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। और ये है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी, सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय डीआरडीओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मिसाइल को डीआरडीओ ने ही क्या किया है? डेवलप किया है। और ये मेक इन इंडिया का एक इनिशिएटिव है कि इसके थ्रू जो है वो हम इंडिया में बनी हुई चीज़ों को प्रमोट करेंगे। और सबसे आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट रेंज की अग्नि मिसाइल अग्नि 5 है, जिसकी रेंज जो है वो कब तक है? 5000 किलोमीटर तक। तो याद रखना बहुत ही सिंपल है, 5000 किलोमीटर अग्नि 5, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि सीरीज की लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल है। और अक्टूबर में ही जो है वो इसका टेस्ट लॉन्च किया गया था दोबारा से। और ये ओडिशा का जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहां से इसको लॉन्च किया था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तो याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और अग्नि पी क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है, कई बार पूछ लेते हैं कि उड़ीसा कोस्ट बालासोर में इसका जो है वो आप कह सकते हो टेस्ट किया गया था। लेकिन साथ ही साथ डीआरडीओ ने इस मिसाइल को बनाया है, डेवलप किया है। तो डीआरडीओ के बारे में याद रखोगे, 1958 में डीआरडीओ को बनाया गया। इसके करंटली चेयरमैन जो हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। कंफ्यूज नहीं करना किसके साथ, हमेशा कहता हूं इसरो के साथ कंफ्यूज मत कर जाइयो। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और उसके हेड के सिवान है। बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं डीआरडीओ और इसरो के बीच में। अगला क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक जर्मनी का डेवलपमेंटल बैंक है जिसका नाम क्या है? KfW। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि ये बैंक जो है वो इंडिया को 442 मिलियन यूरो जो है वो लोन देगा। कौन से रेल प्रोजेक्ट के लिए? तो सिंपल क्वेश्चन है, चाहे स्लाइड से ही याद कर लें। तो आंसर क्या होगा इसका? सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो डी जो है वो इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो इंडिया और ये जर्मनी का जो डेवलपमेंटल बैंक है वो एग्रीमेंट साइन किया है कि 442 मिलियन हम इंडिया को देंगे, ताकि सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया जा सके। और आपने याद रखना है, ये 40.35 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, जो कि 2 कॉरिडोर्स में डिवाइडेड है। 2 कॉरिडोर्स का मतलब है यहाँ पे आप देख सकते हो 40.35 किलोमीटर का है, जिसमें 21.61 किलोमीटर जो है वो पहली श्रेणी में पूरा होगा। फिर कॉरिडोर 2 बनाया जाएगा 18.74 किलोमीटर का। तो इतना जो है वो टोटल प्रोजेक्ट जो है वो पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से, ताकि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सूरत में जो है वो इम्प्रूव किया जा सके और साथ में जो ट्रैफिक की समस्या है वहाँ पे उसको भी हम दूर कर सकें। तो यह है सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूरत जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट चल रहा है उसका यह एक हिस्सा है। और टोटल लेंथ याद रख सकते हो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर। और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट आएगी 1.50 बिलियन यूरो, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इसमें से इतना हिस्सा जो है ये जर्मनी का बैंक दे रहा है। याद रख सकते हो, कई बार एग्जामिनर बैंक भी पूछ सकता है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। अगला आते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन है जीएसीएल और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है, ताकि 500 किलो लीटर पर डे, याद रखना है 500 किलो पर लीटर पर डे बायो एथेनॉल प्लांट जो है वो बनाना है। कौन सी स्टेट में? अगर मैंने आपको जीएसीएल का मतलब बता दिया तो आप आराम से स्टेट बता दोगे। इसका मतलब है गुजरात एल्किलाइज एंड केमिकल लिमिटेड। तो इसका मतलब कहां पे खोला जाएगा? गुजरात में बनाया जाएगा। बायो एथेनॉल प्लांट का मतलब है कि हम एक ऐसा सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं
जिसमें हम पेट्रोल के साथ उसको ब्लेंड कर लेंगे, पेट्रोल के साथ मिक्स कर लेंगे, मतलब एथेनॉल को मिक्स कर लेंगे, जिससे पेट्रोल की कॉस्ट भी कम हो जाएगी और साथ में जो हम बाहर से मंगवाते हैं पेट्रोल वो भी हमारा कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलरेडी लक्ष्य है कि हमने 20% एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाना है 2025 तक। हम ऑलमोस्ट जो है वो 8.5% तक अभी पहुंच चुके हैं, तो हमने उसको 20% तक लेके आना है। और ये बायो एथेनॉल प्लांट जो है वो उसमें एक कदम जो है वो और आगे बढ़ाएगा। और आपने एक बात और याद रखनी है, इसमें 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन बाद में ये 1,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी जनरेट करेगा गवर्नमेंट के लिए। और इसमें एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी, 700-800 लोग जो है वो इसमें एम्प्लॉय दी, मतलब इनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी जाएगी। और ये आप कह सकते हो मक्की के दाने से या फिर जो टूटा हुआ चावल है उससे जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इस से बायो एथेनॉल जो है वो निकालेंगे। तो याद रखना है कहाँ पे लगाया जा रहा है, गुजरात के अंदर लगाया जा रहा है। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको लगा रहा है। याद रखना है इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मनोज जैन है, मनोज जैन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और यहां भी आप देख सकते हो जीएसीएल एंड गेल ने ये बायो एथेनॉल प्लांट लगाया है, कहां पे, गुजरात में। कौन उस कमेटी को चेयर करेगा जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने बनाई है, जो कि स्ट्रेस लोन को ट्रांसफर करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो इस कमेटी का सिर्फ अपने हेड याद रखना है, अदरवाइज सिर्फ क्वेश्चन स्लाइड से याद रखें। और इनका काम ये होगा कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिसके थ्रू जितने भी स्ट्रेस लोन है, मतलब जो लोन वापस नहीं कर पाए डोमेस्टिक लेंडर जो हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देने हैं ताकि वो लोन को जो है वो रिकवर कर सके। और इनके हेड होंगे जी पद्मनभन। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। कौन है ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के। तो इनको बनाया गया इस कमेटी का हेड। तो इनका मेन काम यही होगा कि जो स्ट्रेस लोन है, जो डोमेस्टिक लेंडर है उन्होंने लिया हुआ वापस नहीं कर पा रहे, तो उन लोन्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देंगे ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको रिकवर कर सकें। और ये जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है पूरे इंडिया लेवल पे, क्योंकि एक ही इंटरनेशनल सेंटर है और इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा गुजरात के अंदर। और इसके चेयरमैन कौन है, इंजेती श्रीनिवास, इंजेती श्रीनिवास। याद रखोगे, तो याद रखोगे एक स्ट्रेस लोन के ऊपर जो है वो कमेटी सेट की गई है। चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया किसको नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आप देख सकते हो ओलाफ शोल्ज, ये रिसेंटली चांसलर बने हैं कौन सी कंट्री के, जर्मनी के। एंजेला मार्कल जो कि 16 साल तक चांसलर रही जर्मनी की, उनका टाइम पीरियड खत्म हुआ, तो ओलाफ शोल्ज को बनाया गया जो कि वाइस चांसलर थे इस कंट्री के। अब जर्मनी के ये चांसलर बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया के बने हैं कार्ल नेहमर। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो कार्ल नेहमर जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर की शपथ ली है, जो कि ऑस्ट्रिया के जो प्रेसिडेंट हैं एलेक्जेंडर बेलेन, तो उनकी तरफ से इनको शपथ दिलाएगी ऑस्ट्रिया वियना के अंदर। और आप कह सकते हो कि इससे पहले जो चांसलर थे वो अलेक्जेंडर शेलबर्ग थे, याद रख सकते हो, शेलनबर्ग। ये इससे पहले जो है वो चांसलर थे। और अक्टूबर महीने से लेके अब तक जो है वो 3 चांसलर जो है वो ऑस्ट्रिया के बन चुके हैं। तो ये थर्ड पर्सन है जो ऑस्ट्रिया के चांसलर बने पिछले लास्ट 2 महीनों के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्ल नेहमर, आपने नाम जो है वो जरूर याद रखना। और यहाँ पे आप इनका पिक्चर देख सकते हो और इनकी पार्टी का नाम याद रखोगे, ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी, ऑस्ट्रियन पीपल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी है, नाम याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वेटरन पॉलिटिशियन है, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं आर.एल. जलापा जी, उनका देहांत हो गया है। सबसे पहले आपने 3 बातें याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग कर चुके हैं। कौन सी पद पे रह चुके हैं, मतलब कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री इनके पास रह चुकी है, टेक्सटाइल की इनके पास यूनियन मिनिस्ट्री रह चुकी है 1996 से लेकर 98 के बीच में। 2 प्राइम मिनिस्टर के बीच में ये रह चुके हैं, एच.डी. देवेगौड़ा जी के बीच में और इंदर कुमार गुजराल, आई के गुजराल जी के टाइम पीरियड पे। और ये सबसे पहले आप कह सकते हो कि रहे हैं कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के 3 साल तक रह चुके हैं 1980 से लेकर 83 तक। फिर कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रह चुके हैं 83 से लेकर 96 तक। फिर 96 से 98 जो है वो यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं टेक्सटाइल के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, स्पेशली कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन सेंट्रल लेवल पे आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सी स्टेट से बिलोंग कर सकते थे, कर्नाटका से, और कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री इनके पास रह चुकी है टेक्सटाइल की, और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। अगला आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। क्वेश्चन है कि इंडिया और कौन सी कंट्री ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, अनाउंस किया कि हम उसको स्टार्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सोल्यूशन इनोवेशन फॉर नेट जीरो, ताकि हम नेट जीरो एमिशन के ऊपर आ जाए, हम कार्बन न्यूट्रल हो सकें। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सोल्यूशन दोनों कंट्रीज आपस में निकालेंगी और ये है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ए आंसर होगा।
तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी चैलेंजेस को पूरा करना है, और ये इंडिया और यूएस का एक क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी एजेंडा है 2030 तक कि हम उसको पूरा करेंगे। और ये अप्रैल में साइन हुआ था कि हमने नई एनर्जी सॉल्यूशंस निकालने हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, या जितना भी चिमनियों से धुआं निकलता है उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने उसको इंप्रूव करना है। तो दोनों कंट्रीज जो है वो क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी चैलेंजेस को पूरा करेंगी। इसमें आप कह सकते हो वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे, एनर्जी स्टोरेज के ऊपर काम करेंगे, कार्बन को किस तरह इन्वायरमेंट में खत्म करना है तो उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इंडिया और यूएस मिलकर करेगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी। नेक्स्ट आते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन हाईवेज ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेके जो है वो कॉन्फ्रेंस की गई। और ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है दोस्तों मुंबई के अंदर। और इसका उद्घाटन या इस कॉन्फ्रेंस को लीड किसने किया है? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रोडवेज, नितिन गडकरी जी। उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर है, तो वहां से उन्होंने जो है वो इसका उद्घाटन किया। तो आप कह सकते हो कि बहुत से एमओयू जो है वो इसमें साइन किए गए। जैसे आप पहला देख सकते हो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा जहां से सामान को इधर उधर भेजना जो है वो आसान होगा। ये महाराष्ट्र में 5 बनाए जाएंगे अलग अलग लोकेशंस के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एमओयू साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टाटा मोटर्स के बीच में, ताकि एक रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी बनाई जा सके, ताकि व्हीकल्स को स्क्रैप जो है वो किया जा सके। उसमें जो है वो सरकार ने एक पॉलिसी निकाली है कि अगर आप स्क्रैप करते हो ओल्ड व्हीकल को, तो आपको जो है वो आगे जो रोड टैक्स है उसमें आपको छूट दी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मतलब टाटा मोटर्स जो है वो मिलकर कर रहा है, एक सेंटर स्क्रैपिंग फैसिलिटी जो है वो खोल रहा है महाराष्ट्र में। एक एमओयू साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, आईआईटी मद्रास और मैप माई इंडिया के बीच में, ताकि रोड सेफ्टी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा सके। और आईआईटी मद्रास अपनी जो एक्सपर्टीज है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को प्रोवाइड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी मद्रास का यहाँ पे आपने नाम याद रखना है। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है गंगा एक्सप्रेसवे का, हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तमिलनाडु ने अपना एक स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है तमिल थाई वजथू। और ये लिखा किसने है? ये लिखा है मनोन मनियन ने, मनन मनियन, मनन मनियम सुंदरनार। शायद मेरे बोलने से ये थोड़ा सा साउथ इंडियन नेम है तो शायद गलत हो सकता है, लेकिन आपने याद रखना है मनोन मनियम सुंदरनार। उन्होंने इस सॉन्ग को लिखा है, नाम है तमिल थाई वजाथू। और इसको तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, मतलब उसको सॉन्ग को लॉन्च किया है। और इसको एक तमिल ड्रामा है, तमिल ड्रामा उससे लिया गया है। और उस तमिल ड्रामा का नाम भी क्या है? मनन मनियम, मनन मनियम। और ये किसने लिखा है? मनोमनियम सुंदरनार ने लिखा है। सिंपल क्वेश्चन हो गया। और इसको 55 सेकंड में पूरा करना है इस सॉन्ग को, मतलब इस स्टेट सॉन्ग को 55 सेकंड में गाना है। आरबीआई ने आरबीएल बैंक को ऑथराइज कर दिया कि वो इनडायरेक्ट टैक्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स हैं, तो जो उनके टैक्सेस होंगे वो भी कलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी आरबीएल जो है वो डायरेक्ट टैक्स को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अब इनको परमिशन मिल गया कि वो इनडायरेक्ट टैक्स को भी इकट्ठा कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो आरबीएल के कस्टमर्स हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स को पे कर सकते हैं उनकी एप्लीकेशन के ऊपर, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर फिजिकल ब्रांचेस के थ्रू। नेक्स्ट, माइनॉरिटी राइट्स डे जो है वो 18 दिसंबर को मनाया गया। तो नाम से पता लग रहा है ये राइट टू फ्रीडम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो या रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं उनको ये सारी चीज़ें मिल सके, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जिसमें 6 फंडामेंटल राइट हैं और सारे के सारे फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ को भी मिलेंगे। ये इंश्योरिटी जो है, ये माइनॉरिटी राइट डे जो है अवेयर करता है लोगों को। इसमें हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होती है, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे चाहे कल्चरल के बेसिस पे, उसको हमने ख़त्म करना है। और इसीलिए हमने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है वो मनाया है। और इसीलिए इस दिन की जो अवेयरनेस है, इस दिन को मनाने का काम है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ही करता है। और चेयरपर्सन कौन है इसके नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के? इकबाल सिंह लालपुरा जी। अभी रिसेंटली 2021 में इनको अपॉइंट किया गया है। यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया 18 दिसंबर 2021 को। और इसका थीम जो था वो था अरेबिक लैंग्वेज ए ब्रिज बिटवीन सिविलाइजेशन। और 400 मिलियन लोग जो हैं वो अरेबिक लैंग्वेज बोलते हैं ग्लोबली, तो उसको सेलिब्रेट करता है, और खास करके मिडिल ईस्टर्न रीजन को। और आपको बताना चाहिए यूनाइटेड नेशन जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अरेबिक को छोड़ के अगर आप देखोगे, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है और रशियन है, और अरेबिक तो हो ही गई। तो ये 6 यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को मनाया गया। तो तीनों दिन जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो 18 दिसंबर को मनाए गए। ये ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन, जो माइग्रेंट्स हैं उनको भी ह्यूमन राइट्स दिए जाए, तो उसके लिए जो है वो ये आगे बढ़ता है दिन।
और ये दिन जो है वो ये भी श्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जो माइग्रेंट्स हैं अगर किसी और कंट्री में चले जा रहे हैं तो वहाँ पे भी उनके राइट्स जो वायलेट नहीं होंगे, उनको भी इक्वली जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो थीम क्या है? हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, ताकि कोई भी राइट जो है वो उनका वायलेट नहीं होना चाहिए। तो माइग्रेंट डे 18 दिसंबर 2021 को। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। 18 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था विच इज इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक। इंडिया का पहला पेमेंट बैंक जो है वो कौन सा था? तो भारतीय एयरटेल था दोस्तों। भारतीय एयरटेल ने जो है वो पहला पेमेंट बैंक बनाया, एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन से ईयर में इसकी स्थापना की गई? मार्च 2017 में जो है वो पहला पेमेंट बैंक जो है बनाया गया। अब 7 ऑपरेशनल हमारे पास पेमेंट बैंक हैं, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक वाज दी फर्स्ट, पहला बैंक था ये। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आपने राइट टू इंफॉर्मेशन सुना होगा, 2005 में पास किया गया। उसके माध्यम से आपने बताना है कि पीआईओ का मतलब क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन में। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, जल्दी में आंसर नहीं करना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और मुझे लाइक चाहिए यार 700 प्लस, और ये जो चेन है मैं टूटने नहीं दूंगा। और जितनी भी पुरानी वीडियोस हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे, बहुत ही जल्दी हम सारी वीडियोस जो है वो अपलोड कर देंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इस लाइक बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे। माफ़ करने की क्षमता सब में होनी चाहिए। अगर माफ़ करोगे तभी जो है वो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, तभी जो है वो आप खुश रह सकते हो। अगर आप किसी को माफ़ नहीं करोगे, उसी चीज़ को सोचते रहोगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।